मैं भी एक माँ हूँ। आज से नहीं, मुझे तो बहुत वक्त हो चला है माँ बने हुए। माँ बनने का एक अलग एहसास, एक अलग ही खुशी होती है, जो सबकी तरह मैंने भी महसूस किया था। वो अलग बात है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैं अकेली रहती हूँ, क्योंकि मेरे 4 पढ़े लिखे बेटे हैं। बहुत गर्व होता है मुझे एक कहते हुए कि मेरे तो 4 लड़के हैं। मुझे बुढ़ापे की क्या टेंशन। आज जब भी सोचती हूँ तो खुद पर हंसी आती है और अकेले कमरे में बैठकर जोर जोर से हंसने लगती हूँ। मेरी हंसी की गूंज तब तक गूंजती है जब तक मेरी नज़र खुद के वर्तमान पर नहीं आ जाती। जैसे ही वर्तमान पर नज़र पड़ती है, अचानक आंसुओं का एक सैलाब आ जाता है और मैं पागलों की तरह रोने लगती हूँ। पागलों की तरह क्यों कह रही हूँ? आज से थोड़ी हूँ मैं पागल। मैं तो पहले इन बच्चों को जन्म की खुशी में पागल थी, फिर इनके बचपन को देखकर खुश रहकर पागल थी। इन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए पागलों की तरह सुबह सुबह उठकर इनके लिए खाना पकाकर कोठियों में काम करने भाग जाया करती थी। 4 पैसों के पीछे पागलों की तरह मेहनत करके इनको पढ़ाया लिखाया। पागल ही थी मैं। इनको माँ के साथ साथ बाप का भी प्यार दिया, वो बाप जो मेरी किस्मत में था ही नहीं। अज्ञानता के दीप से घर में चिरागों की कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, और फिर अंधेरा करके चल बसे। कम से कम अभी बात करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए कोई तो होता। जाते जाते बोल गए कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमेशा तंग किया है तुम्हें, उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। फिलहाल तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, बाद में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जाते जाते भी झूठ ही बोल गए, वरना बच्चों का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने। और अगर तुम आज भी मेरे आसपास हो तो एक बात तुम्हें भी बताती हूँ। मुझे तुमने नहीं, तुम्हारे शराब पीने की आदत ने तंग किया था। बार बार तुम्हारी नौकरी का छूटना मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे बुरा लगता था कि नौकरी छूटने की वजह शराब पीना है। ना बच्चों से कभी प्यार किया आपने, ना उन्हें खुश रखा। रोज के झगड़े देखकर वो मुझसे भी ज़्यादा टेंशन लेते थे। और मैं आपसे नफरत नहीं करती थी, आपके गलत आदतों से नफरत करती थी। और हमेशा यही डर रहता था कहीं मेरे लड़के भी शराब न पीने लगे बड़े होकर। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं। खुशी भी है कि किसी ने गलत आदतों को नहीं अपनाया। अपनाया भी होगा तो मुझसे इतने दूर हैं कि मुझे पता नहीं चलता। पता है सबसे ज़्यादा सुकून कब मिला मुझे? जब मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी हुई, क्योंकि उसकी शादी में मेरे 4 बच्चे मेरे सामने थे। एक नज़र से उन्हें देख पा रही थी। उस वक्त मेरे 3 बेटे विलायती हो चुके थे, इतने दूर की मिलने भी नहीं जा सकती। सबका अलग अलग संसार बस चुका था और मैं सबसे छोटे बेटे की शादी कर रही थी। उसे मैंने मजाक में कहा कि अब तो तुम भी मुझसे अलग अपना अलग संसार बसाओगे। तो वो गुस्सा हो गया और बोलने लगा, मैं तुम ही मेरी संसार हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे हालात कुछ भी हो। मुझे तब भी गर्व हुआ और मेरे पैरों को जमीन नहीं मिल रही थी रखने को। लेकिन उसने भी शादी के महज 10 महीने में बोल दिया, माँ तुम इतनी अच्छी होती तो भाभी लोग रहते तुम्हारे साथ। बाकी के भाइयों ने अच्छा ही किया, अपने साथ ले गए, वरना तुम उन्हें भी परेशान करती। अरे लेकिन मैंने किया क्या? मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सिर्फ यही कहा कि बहू अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम संभालोगी। मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। इतनी सी बात पर वो कहने लगी कि आज तक नहीं दिया उन्होंने जवाब। मेरे आने के बाद ही देना था क्या? क्या आज तक कोई काम नहीं करते थे आप? उसे यही लगता था कि मैं उसे देखकर काम नहीं करती। और बेटे को भी यही लगा कि जो माँ बचपन में 4 लड़कों को खिला पिलाकर, उनके कपड़े धोकर, घर का सारा काम करके काम करने जाती थी और आकर दोबारा काम में जुट जाती थी, आज वो बहू के आते ही नखरे करने लग गई है। वो नहीं जानता कि उम्र के हिसाब से ताकत नहीं रहती। लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं बोली। सोचा शायद कुछ ज़्यादा काम कर लूँगी तो मामला शांत हो जाएगा। और मैं उसे कम काम करने को बोलने लगी, बल्कि उसे कोई काम ही नहीं करने को बोलती थी।
जितना हो सकता था खुद ही कर लेती थी। मैं नहीं कहती मेरे अकेलेपन की वजह मेरी बहू या मेरा बेटा है। कुछ कमियां तो मुझ में भी होगी। मैं भी हर इंसान की तरह दूसरों में कमियां जल्दी देख लेती हूँ और खुद की कमियों और गलतियों को नज़रअंदाज कर लेती हूँ। भले ही मुझे छोड़कर उस बेटे ने अपना अलग घर बसा लिया है, लेकिन मुझसे मिलने आता रहता है। बहू से छिप छिप कर आता है, बोलता है उसे पता नहीं लगने देना कि मैं यहाँ आया था। इस बार दीपावली में वो मुझसे मिलने नहीं आ सका। बहुत देर हो गई उसकी राह ताकते ताकते। बहुत लोग आए और चले गए। मुझे पूरा भरोसा था मेरा बेटा आगे पीछे मिलने नहीं आ सकता है। कम से कम दीपावली पर तो आएगा ही आएगा। कम से कम आज के दिन तो उसे मेरी याद आएगी, लेकिन नहीं। बहुत देर हो गई। इंतजार करते करते मैं थक गई थी। आखिरकार दीपावली की मिठाई लेकर मैं उसके घर पहुंची तो मैंने देखा घर में ताला लगा था और बिना पूछे ही एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि वो अपने ससुराल गए हैं। बोलकर गए हैं कि कोई आएगा तो उसे बोल देना कि कल आना, आज वो घर पर नहीं है। ये सुनकर मैंने अपने हाथ की मिठाई उसे पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी ने मिठाई लेने के बाद कहा, आप 1 मिनट रुकिए आंटी। वो कहकर गए हैं कि कोई कुछ लेकर आए तो उसको वापसी में भी कुछ दे देना। वो खरीद कर रख कर गए हैं मेरे पास। मैं अभी आपके हिस्से की मिठाई लाता हूँ। मैंने कुछ भी लेने से इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक काम याद से कर देना कि अगर वो वापस आए तो उसे कहना कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही हैं। एक बार मिल के चले जाना। ये मिठाई और गिफ्ट तो बहाना है मिलने जुलने का। बस इतना कहकर मैं चली आई। लेकिन 4 दिन तक बेटा नहीं आया। बीच में एक बार फोन किया मैंने। वो इतना कहकर काट दिया कि अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। शायद काम के चक्कर में भूल गया होगा। दोबारा फोन करती मैं, लेकिन एक अजीब सा डर था। जब भी उससे बात करती हूँ लगता ही नहीं है कि अपने बेटे से बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो मिलने नहीं आया। 4 दिन बाद अचानक ही मेरे घर के गेट पर जब मुझे नजर आया तो मुझे बहुत खुशी हो गई। मैंने तब भी एक ही सवाल किया, क्या हुआ बेटा, अकेले आया है, बहू नहीं आई? उसने बेरुखी से जवाब दिया, वो नहीं आई माँ। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, ए लीजिए आपकी दीपावली। उस दिन उनसे मिठाई क्यों नहीं लिया आपने? आपको तो पता है मुझे इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा, अंदर तो आओ बेटा, बाहर से चले जाना है क्या? एक ही बेटा था नजदीक, बाकी सब तो विदेश थे। पता नहीं कब लौटेंगे। हाँ माँ, ऑफिस जल्दी जाना है, फिर कभी आऊँगा बैठने, कहकर उस दिन बाहर से ही चला गया। कुछ दिन पहले की ही बात है। एक बार उसे फोन करना था कि तू थोड़ी देर माँ के साथ बैठने आने वाला था, क्यों नहीं आया? लेकिन कैसे करूँ फोन, मोबाइल तो खराब हो गया था। दुकान जाकर सही करवाने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि 2 दिन से बुखार में तप रही हूँ। बिस्तर से उठने का भी मन नहीं है। खुद के लिए दवाई लेने नहीं जा सकती, मोबाइल क्या ठीक कराऊंगी। कुछ पकाने खाने की भी ताकत नहीं है और मन भी नहीं है। बस मन है तो चारों बेटों को एक साथ देखने का, जैसे आखिरी इच्छा हो मेरी। लेकिन अब शायद ही ये सपना पूरा होगा। पूरे कमरे में मेरे साथ कोई नहीं है। एक चारों बच्चों के बचपन की तस्वीर है और एक टिक टिक की आवाज करती हुई घड़ी। रात के 8 बजे हैं। ठिठुरती सर्दी का मौसम और बाहर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ रिमझिम बारिश हो रही है। मेरा बिस्तर पूरा गर्म और अजीब तरह की बदबू आ रही है। शायद बुखार के साथ बहे हुए पसीने की महक है। तपता हुआ गर्म माथा पसीनों की बूंदों का वाष्प बन रहा है और ठिठुरती ठंड मुझे कांपने को मजबूर कर रही है। मैं पूछ रही हूँ खुद से कि कहाँ है तेरे चारों लाडले? कहाँ हैं वो जिन्हें जीने का मकसद बनाकर तू आज तक जिंदा है? कहाँ है तेरे कलेजे के टुकड़े जिनके लिए तूने दिन रात एक कर दिया था, जिनकी परवरिश के लिए तूने खाना ना खाकर पैसे जमा किए थे? कहाँ हैं वो आंखें? हाँ, तू ही तो कहती थी कि लोगों के 2 आंखें होती हैं, मेरी तो 4 आंखें हैं। आज तेरे चारों आंखों में से
किसी एक को भी तो तू नजर नहीं आ रही है। सच कहूँ तो मैं खुद के इन फजूल सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। बस भगवान से दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे अगर संतान सुख देगा, माँ बनने का एहसास दिलाएगा, तो बस एक प्यारी सी बेटी को जन्म देना। खिड़की के पर्दे की फरफराहट मुझे अभी भी डरा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे मौत मेरे पास आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं मौत से डरती हूँ, लेकिन मौत के आने से मैं अपने लाडलों को कैसे देख पाऊंगी। मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे। मैं अभी जीना चाहती हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उन्हें बताना चाहती हूँ कुछ, उन्हें कहना चाहती हूँ कुछ बातें उनसे करना चाहती हूँ। इस सोच में डूबते हुए मेरी आंखें नींद की आगोश में डूबने लगी और मुंह से जाने अनजाने में एक रुदन सी आवाज आ रही थी। नरनराहट के आवाज के साथ साथ मेरे मुंह में कहरों लड़कों के नाम बारी बारी आने लगे। मैं भगवान को याद करना चाह रही थी, लेकिन एक पल भगवान को सोचती और अगले पल अपने बच्चों की याद आ जाती। इसी छोटे से कमरे में जब एक लड़के को आंचल से दूध पिलाती तो पास खड़े दो भाई एक रोटी के लिए झगड़ पड़ते थे और सबसे बड़ा लड़का उस रोटी के 3 बराबर हिस्से करके आपस में बांट लेता था और थोड़ा रोने धोने के बाद मामला निपट जाता था। बहुत समझदार लगता था, मेरे दर्द को समझने वाला लगता था, लेकिन हिस्सा करने की आदत अब तक नहीं छूटी थी उसकी। हर चीज़ का हिस्सा करने लगे थे। जब बात मेरे हिस्से की आने लगी तो मैंने यह कह दिया कि मैं बचपन से ही तुम चारों को पालती आई थी। अब तुम में से किसी एक के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि एक माँ को पाल सको। मैं किसी एक के साथ ही रहूंगी। मेरे बस का नहीं है कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना। बाकी तीनों शादीशुदा थे, उनके पास खाने पकाने वाली थी। अब माँ का क्या काम था। माँ की परिभाषा उनके जीवन में ऐसी बन चुकी थी, वो महिला जो बिना थके काम करे, खाने पीने का इंतजाम करे, सुबह बिस्तर पे चाय लाए और हमारे कपड़े धोए। सब काम किया करा मिल गया तो ठीक था। अगर कुछ काम अधूरा रह जाता तो कोई ये नहीं पूछता था कि आज तबीयत तो ठीक है ना, क्या बात है, ठीक तो हो। जबकि हर कोई बोल देता कि माँ आज कहीं बाहर गए थे क्या। मैंने एक काम बोला था, किया क्यों नहीं। शायद बाकी 3 लड़के को माँ की जगह बीबी मिल गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे सबसे छोटे बेटे के हिस्से में भेज दिया, यह कहते हुए कि उसके लिए खाना कौन पकाएगा, उसका टिफिन कौन पैक करेगा। लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत पूरी हो चुकी थी, उसे भी माँ की कमी नहीं खलती थी। आज उन बच्चों का बचपन चिल्ला चिल्ला के माँ माँ पुकार रहा था और बारिश की गड़गड़ाहट में चारों बच्चों का शोर भी गूंज रहा था। तभी एक बार फिर बिजली की एक तेज चमक ने खिड़की के अंदर को दोपहर की धूप जितनी रोशनी फेंकी और फिर अंधेरा हो गया और बहुत तेज आवाज के साथ बादल के फटने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी जैसे मानो जमीन कांप गई हो और इसी आवाज के साथ एक झटका सा लगा और उन सभी बच्चों की आवाज खामोशी में बदल गया। अब सब खामोश था, हलचल जारी था, लेकिन खामोशी के साथ बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, फिर भी गहन सन्नाटा था। पर्दे भी हिल रहे थे, रिमझिम बारिश भी हो रही थी। सारी हरकतों को मैं बिना पलक झपकाए देख पा रही थी, मगर सुन नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि घड़ी की टिक टिक की आवाज जो अभी तक बहुत तेज थी, अब वो सुई भी सुनसान घूम रही थी और मेरे सबसे करीब मेरे सीने की धड़कन। अब समझ आया कि सब कुछ शांत क्यों हो गया है। मेरी धड़कन भी तो खामोश थी। सन्नाटा इस कदर पसरा हुआ था जैसे मैं आनंद की ओर अग्रसर थी। एक अजीब सा माहौल था। धीरे धीरे पर्दे और बारिश की बूंदे और साथ में दीवार पर हल्का सा साया भी धुंधलाने लगा था। शायद गहन खामोशी और सन्नाटे के साथ अब एक अंधकार भी फैलने वाला है और जैसे ही अंधकार और खामोशी दोनों का मिलन होगा, एक नया जीवन शुरू होगा और पुराने जीवन का समापन होगा। एक नई कहानी की शुरुआत होगी। मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं खुश हूँ। अब एक बार फिर चारों भाई मिलेंगे, चारों एक साथ होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। शायद इस बार बहुएं भी आएंगी।
भले मैं किसी को देख पाऊं या नहीं, लेकिन उनकी मिलन की बेला अब आएगी जरूर। इस बार वो मेरी गलतियों को नहीं, मेरी अच्छाइयों को याद करेंगे। इस बार वो अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे अपने खेल कूद का वो दौर और माँ की डांट के बहाने वो मुझे याद करेंगे। मैं खुश हूँ कि आज तक जिन्होंने मुझे पूछा नहीं, मेरे हाल चाल नहीं पूछे, आज वो मेरी पूजा करेंगे। पहले मैं अलग रहती थी, मुझे अपने साथ कोई नहीं रखना चाहता था, लेकिन अब सब अपने अपने घरों में रखेंगे मुझे। जीते जी जो खुशी नहीं मिली, अगर मरने के बाद मिलती है तो इसमें क्या बुरा है। मैं तो खुश रहूंगी अपने चारों बच्चों के साथ। सोचते सोचते सोचना छोड़ दिया। ये जिंदगी और मौत के मिलन ने कैसा मोड़ दिया। एक माँ थी, 4 थे उसके लाल, एक भी नहीं था आखिरी में उसके साथ, बस यही रहा मलाल। फिर भी माँ खुश है, देखो कितनी सुंदर मौत मिली है उसे। ना तड़पी, ना किसी का लिया कर्ज, मरते मरते भी खुश रहने की दुआ दे गई। आखिरी सांस तक निभाया माँ होने का फर्ज। माँ बाबा की उम्मीदें बच्चों की दौलत नहीं होती। दोस्तों, ना वो बहू बेटे को दुखी करना चाहते हैं। आप उनकी नज़र से देखो, वो तुमसे प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।